नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और रहस्यमय हत्यारा। मकड़ी रानी और रहस्यमय हत्यारा, लेखक आशीष चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। काला आदमी में हमने देखा कि टीवी पर अचानक काला आदमी सीरियल के 3rd एपिसोड का प्रसारण इसलिए रोक देना पड़ा क्योंकि बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से उसकी फिल्म टीवी रिले केंद्र से चुरा ली गई। अजय और विजय टिंकू के बुलाने पर जनरल अस्पताल जाते हैं। वहाँ उनके साथ अजीब घटना घटती है और उन्हें पता चलता है कि जिस घायल से वे मिलने आए हैं वह किसी वीडियो फिल्म के कारण घायल हुआ है। वीडियो फिल्म के संदर्भ में पता लगाने के इरादे से जब वे पंकज मलिक की कोठी पर पहुंचते हैं तो उसकी हत्या हो जाती है और काला आदमी विजय का अपहरण कर लेता है। दूसरी तरफ मकड़ी रानी वीडियो फिल्म के चोर, जिसे पंकज मलिक फिल्म की चोरी के लिए 10,000 रुपये देता है, का अस्पताल से अपहरण कर लेती है ताकि पंकज मलिक के अपराध को साबित कर सके। किंतु जब उसे अजय द्वारा पंकज मलिक की हत्या और विजय के अपहरण की जानकारी मिलती है तो वह उस रहस्यमय हत्यारे का पता लगाने का निश्चय करती है जो अपने आप को काला आदमी कहता है। लेकिन अजय और टिंकू यह सोचकर परेशान होते हैं कि वे हत्यारे तक कैसे पहुंचे। अब आगे मकड़ी रानी अजय और टिंकू को अपनी योजना समझाते हुए बोली, तुम दोनों सुबह ही राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी हवेली पर चले जाओ और वहां घटी दुर्घटना के बारे में छानबीन करो। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण क्लू हाथ लग जाए और जैसे ही कोई क्लू हाथ लगे तुम लोग मुझे रिपोर्ट करो। ओके ओके। अब तुम लोग घर जाओ और आराम करो, रात काफी बीत चुकी है। मकड़ी रानी के कहने पर अजय और टिंकू अपने घरों को लौट गए। अजय और टिंकू के जाने के बाद अब मुझे अपने ढंग से काले आदमी की तलाश शुरू करनी चाहिए। विजय काले आदमी की कैद में है, कहीं वह पागल हत्यारा कुछ कर न बैठे। लेकिन काले आदमी का पता कैसे लगाया जाए? मकड़ी रानी गहरी सोच में डूब गई। तभी काले आदमी ने वीडियो फिल्म को हथियाने की कोशिश क्यों की? क्या वह विनोद की हत्या का सबूत प्राप्त करना चाहता था? हो न हो हत्यारे का विनोद से जरूर कोई संबंध है, तभी तो अपना उद्देश्य पूरा न होने पर उसने पंकज मलिक की हत्या कर दी। अगर मेरा ख्याल सही है तो अब वह नारायण स्वामी तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा। इस विचार के दिमाग में आते ही मकड़ी रानी मुस्कुरा उठी। अगले ही पल वह नारायण स्वामी के पास जा पहुंची। मकड़ी रानी, आप इतनी रात गए? आश्चर्य है, तुम अभी तक जाग रहे हो। जिसकी जान पर बनी हो उसे नींद कैसे आ सकती है? अब डरने की कोई बात नहीं है नारायण स्वामी, जिससे तुम्हें अपनी जान का खतरा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं समझा नहीं मकड़ी रानी। पंकज मलिक की हत्या हो गई है। ओह, मुझे मालूम था एक दिन उसका यही हर्ष होगा। अब तुम निश्चित होकर अपने काम पर लौट सकते हो। ठीक है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। और सुबह होने पर आपने मुझे पनाह दी, मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा मकड़ी रानी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ। नारायण स्वामी ब्लैक टावर से निकल अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे टैक्सी मिल गई। रेड स्क्वायर चलो। जी साहब। उधर मकड़ी रानी टीवी स्क्रीन पर उस टैक्सी को दूर जाते हुए देख रही थी जिसमें नारायण स्वामी बैठकर जा रहा था। नारायण स्वामी, तुम एक पल के लिए भी मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो सकते। तुम्हारी रिस्ट वॉच में लगे यंत्र के जरिए मैं जब चाहूँ यहीं बैठे बैठे तुम्हारी स्थिति का जायजा ले सकती हूँ। उधर मकड़ी रानी की चालाकी से अनभिज्ञ नारायण स्वामी ने रेड स्क्वायर पहुंचकर टैक्सी का बिल अदा किया और टैक्सी से उतरकर एक ओर चल दिया। फिर वह संकरी गलियों से होता हुआ एक पुरानी बहुमंजिली इमारत में दाखिल हो गया। उसी इमारत की 5वीं मंजिल में नारायण स्वामी किराए के एक कमरे में अकेला रहता था। सीढ़ियां चढ़ता हुआ नारायण स्वामी अपने कमरे में जा पहुंचा। अब जल्दी से तैयार होकर स्टूडियो जाता हूँ, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। किंतु कमरे का द्वार बंद कर नारायण स्वामी जैसे ही मुड़ा, कौन हो तुम? काला आदमी। काले आदमी ने गुर्राते हुए अपने ओवरकोट के कॉलर गिरा दिए और कैप उतार दी। काले आदमी के चेहरे पर नजर पड़ते ही नारायण स्वामी की रगों में सनसनी सी दौड़ गई। वह विनोद, तुम तो मर गए थे। तुम विनोद नहीं हो सकते। मेरे सामने ही तो तुम्हारा दाह संस्कार हुआ था और तुम लोगों ने समझा बात खत्म हो गई। नहीं नारायण स्वामी, नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं उस यूनिट के एक एक शख्स से विरोध की मौत का बदला लूंगा। पंकज मलिक को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मुझे काफी इंतजार करवाया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? यह जानते हुए भी कि पंकज मलिक ने विनोद की हत्या की थी तुम खामोश रहे। यही तुम्हारा कसूर है और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। नारायण स्वामी चीखता हुआ पीछे दरवाजे की तरफ हटा। लेकिन थोड़ी देर बाद, हा, तेरा सिर भी मैं नमूने के तौर पर तब तक अपने पास रखूंगा जब तक कि सबके सिर इकट्ठे नहीं हो जाते।
और फिर विनोद ने नारायण का कटा हुआ सिर कपड़े में लपेट प्लास्टिक के थैले में रखा और अपनी उपस्थिति के सारे सबूत मिटाकर बड़े आराम से वहां से निकल गया। उधर मकड़ी रानी नारायण की मौत का नजारा टीवी पर देख स्तब्ध रह गई। ओ माय गॉड! लेकिन जल्द ही अपने हवाशों में लौटते हुए मकड़ी रानी ने टीवी ऑफ कर दिया। काश इस समय में मौकाए वारदात पर मौजूद होती तो हत्याला मेरे हाथों से बचकर न जा पाता, परंतु अब उसे पकड़ पाना मुश्किल है। अगले ही पल मकड़ी रानी का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय हो उठा। अगर काले आदमी का रोल करने वाला कलाकार मर चुका है तो यह उसका हमशक्ल कौन था? क्यों यह विनोद की मौत का बदला ले रहा है? अगले ही पल मुझे फौरन विनोद और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। इससे पहले कि हत्यारा अन्य किसी की जान ले, मुझे उसे पकड़कर कानून के हवाले करना होगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही मकड़ी रानी अपने विशेष कक्ष की ओर बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद वह डॉक्टर पूनम के रूप में कार द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर की ओर जा रही थी। इंस्पेक्टर तारकुंडे से मुझे विनोद और उसके परिवार के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर हत्यारे तक पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उधर मकड़ी रानी के निर्देशानुसार अजय और टिंगू वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी हवेली पर सुबह ही सुबह जा पहुंचे थे। अजय, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन इस वीरान उजाड़ हवेली में हमें हत्यारे का भला क्या सुराग मिलेगा? मत भूलो, मकड़ी दीदी ने हमें यहाँ घटी दुर्घटना की बारीकी से छानबीन करने के लिए भेजा है। उस दुर्घटना की जांच तो पुलिस कर ही चुकी है। हाँ, लेकिन फिर भी पुलिस यह नहीं जान सकी कि काले आदमी की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। आपस में बात करते हुए अजय और टिंगू हवेली के लोहे के गेट को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अभी वे कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि तभी ठहरो लड़को! आवाज सुन अजय और टिंगू मशीनी अंदाज में पलट पड़े। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसी को बिना इजाजत अंदर आने की इजाजत नहीं है। जाओ, भाग जाओ। देखिए चौकीदार बाबा, हम बच्चों की टीम को लेकर एक सीरियल फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोकेशन देखने आए हैं। अगर लोकेशन पसंद आ गई तो हम यहीं शूटिंग करेंगे और तुम्हें बख्शीश भी देंगे। टिंगू की बात सुन बूढ़ा चौकीदार गरज उठा। यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी, भाग जाओ यहाँ से। अरे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही इस हवेली के मालिक हो। मेरे मालिक का हुक्म है, किसी शूटिंग वाले को अंदर न घुसने दो। लेकिन हम तुम्हारे मालिक से तुम्हारी शिकायत जरूर करेंगे। बंद करो बकवास, इससे पहले कि मैं तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश आऊं। भाग जाओ। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन हम तुम्हारे मालिक से तुम्हारी शिकायत जरूर करेंगे। प्रत्युत्तर में बूढ़ा उन्हें घूर कर देखता रहा। अजय और टिंगू वापस लौट पड़े। आइंदा इस तरफ आने की कोशिश कभी मत करना। लेकिन अभी अजय और टिंगू गेट के करीब पहुंचे ही थे कि अजय, तुमने कुछ सुना टिंगू? हाँ, यह आवाज तो विजय की है। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ हूँ अजय। वो देखो, वह तो विजय ही है। किसी आदमी ने उसे पकड़ रखा है। और फिर? लेकिन दौड़ते हुए ही अचानक अजय को बूढ़े चौकीदार का ख्याल आया, तो उसने पलटकर चौकीदार की तलाश में नजरें दौड़ाई, पर चौकीदार को वहां न देख वह टिंगू का ध्यान चौकीदार की नामौजूदगी की ओर आकर्षित करते हुए बोला, अरे चौकीदार कहाँ गया टिंकू? भेद खुलता देखकर डरकर भाग गया होगा। उसकी खबर बाद में लेंगे, पहले विजय को इन बदमाशों की कैद से छुड़ा ले। टिंगू के इतना कहते ही अजय फिर भीतरी द्वार की ओर दौड़ पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए हवेली में दाखिल हो गए। अजय, यहाँ की हालत देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता होगा, पर हमने जो कुछ देखा है वह हमारा भ्रम नहीं था। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तत्पश्चात अजय और टिंगू सीढ़ी चढ़ते हुए उस गुम्बद तक जा पहुंचे जहां उन्होंने विजय को मदद के लिए पुकारते देखा और सुना था, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना ही यहाँ कोई ऐसा निशान है जिससे यह पता चले कि कुछ देर पहले यहाँ कोई था। जगह तो यही है। वो रहा वह झरोखा। विजय को हमने वहीं से बाहर झांकते हुए देखा था। अजय हुंकारी भरते हुए गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद शायद विजय का ख्याल हमारी सोचों में इस कदर हावी था कि हमें यहाँ विजय नजर आने लगा। वह सब हमारा भ्रम ही था, यहाँ कोई नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो अजय? मैं ठीक कह रहा हूँ। ऐसे हालात में अक्सर ऐसा भ्रम हो जाया करता है। आओ अब वापस चले। कमाल है, आज यह अजय कैसी बातें कर रहा है। हम दोनों की आंखें एक साथ कैसे धोखा खा सकती हैं? अजीब उलझन में पड़ा टिंगू ना चाहते हुए भी अजय के पीछे चल पड़ा। जल्द ही वे हवेली से बाहर निकल आए। अजय, खामोश, चुपचाप चलते रहो। टिंगू कुछ कहना चाहता था, लेकिन अजय ने उसे रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो वापस शहर की ओर लौट रहे थे। अजय बिल्कुल खामोश था।
उधर पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर तारकुंडे, एक रात में इतनी सारी घटनाएं घट गई और तुम कुछ भी ना कर सके। सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुझे विश्वास है अपराधी बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। आईजी जसवंत मेहरा तारकुंडे को फटकार लगाते हुए बोले, क्या खाक गिरफ्तार करोगे तुम अपराधी को? तुम्हारी कड़ी निगरानी के बावजूद वह चोर अस्पताल से फरार हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, वह चोर खुद फरार नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। कौन करेगा उस चोर का अपहरण? उसका अपहरण उसी ने किया है सर, जिसने पंकज मलिक की हत्या की है। चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हत्यारे को मृतक का सिर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसकी 3 वजह मेरी समझ में आती हैं। नंबर 1, हत्यारा काला आदमी सीरियल से प्रभावित है, क्योंकि इस सीरियल में भी काला आदमी की हत्या करने का यही ढंग दिखाया गया है। और नंबर 2 वजह? दूसरी वजह यह हो सकती है कि हत्यारा प्रोफेशनल हो, इसलिए सबूत के तौर पर वह मृतक का सिर ले गया हो, ताकि हत्या करवाने वाले को अपनी सफलता का विश्वास दिला सके। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि हत्यारा मृतक की पहचान नहीं होने देना चाहता हो। यू मे बी राइट, पर अटकलों से हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपराधी को पकड़ने के लिए कुछ ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है। मेरे हाथ कुछ ऐसे क्लू लगे हैं सर, जिनकी मदद से मैं अपराधी तक पहुंच सकता हूं। बस मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूं। उसके बाद हम यह केस सीबीआई को सौंप देंगे। जी। फिर तारकुंडे विदा ले आईजी साहब के कमरे से निकल गया। जब तारकुंडे आईजी के कमरे से निकला तो बड़ा झल्लाया हुआ था। वह थाने पहुंचते ही अपने मातहतों पर बरस पड़ा। तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तफ्तीश का काम पूरा हो चुका है जनाब। पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।